हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। तो कल हमने बात करी थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। कल इस पे हमने डिस्कस किया था। यानी मोल्टन NaCl लेंगे तो क्या बनेगा। यानी ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लें तो एनोड पे प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म करेगा और कैथोड पे प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म करेगा। इस पे सभी पे हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोड हमने उसमें लिए थे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड थे। लेकिन अगर हम मान लो इनर्ट इलेक्ट्रोड को हटाकर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दें तो प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला और देख लेते हैं और फिर देखते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड से क्या प्रोडक्ट में चेंज आता है और फिर बात करते हैं फैराडेज लॉ की तरफ। तो आज बात करते हैं कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज भी हमें देखना है विनर फर्स्ट कौन है। आज हम विनर फर्स्ट छांटेंगे, जैसे कल हमने विनर फर्स्ट बताया था। आज कॉपर सल्फेट में देखेंगे विनर फर्स्ट है कौन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना। यानी अगर रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में हो रही है, यानी अगर रिएक्शन हो रही है रिडक्शन फॉर्म में, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी उसी का प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड पे फॉर्म करेगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रोड पे बनेगा। ठीक, कॉपर सल्फेट से हम इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो कॉपर सल्फेट में देखो क्या क्या चीज आ गई, कॉपर सल्फेट और प्लस H2 भी है। यहाँ पे आ गया कॉपर सल्फेट और प्लस में H2O। ये है एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या है? एक्वस CuSO4, ये वाला। यानी एक्वस कॉपर सल्फेट का मीनिंग है उसमें कॉपर सल्फेट भी है और H2O भी है। कॉपर सल्फेट में देखो कौन कौन से आयंस हैं, Cu2 पॉजिटिव भी है और इसमें सल्फेट आयन है। अब H2O एक ऐसा सबस्टेंस है, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, दो जगह से इनवाइट है, उसमें भी दावत खा सकता है और दूसरी जगह इनवाइट है वहां भी दावत खा सकता है। यानी जहां देखेगा अच्छी दावत है उसी में जाके वो दावत खा के आएगा। ठीक है, तो दो जगह से इनवाइट है, कोई सी भी दावत में जा सकता है। H2 का भी हाल यही है। H2 भी ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखा सकता है और रिडक्शन फॉर्म में दिखा सकता है। तो देखो H2 के दो रूप हैं, ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिखाया गया और ये रिडक्शन भी दिखाएगा, रिडक्शन। तो देखो H2 है ना, H2 यहाँ दोनों के साथ कंबसन करेगा। H2 यानी किसके साथ दौड़ेगा, कॉपर के साथ भी रेस करेगा और सल्फेट आयन के साथ भी रेस करेगा। अब जीतेगा कौन, विनर फर्स्ट कौन होगा, वो हमें देखना है। तो पहले बात करते हैं, देखो हमने देखा पहले देखते हैं कैथोड। तो देखो कैथोड पे किसका प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड और फिर है एनोड। कैथोड पे तो क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कैथोड पे देखो कौन कौन सा आयनों के बीच कॉम्बिनेशन होगा। कैथोड पे क्यूप्रिक आयन होगा, Cu2 पॉजिटिव और H2O। एनोड पे कौन कौन सा होगा, SO4 पे 2 नेगेटिव और H2O। यानी देखिए H2O यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव के साथ भी रेस में भाग लेगा, यानी इन कैथोड पे इन दोनों के बीच कॉम्बिनेशन होगा। एनोड पे सल्फेट आयन और H2O के बीच कॉम्बिनेशन होगा। अब हमें देखना प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड पे किसका बनेगा, विनर फर्स्ट वही होगा। तो देखो पहले कैथोड की बात करते हैं, एट कैथोड
कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। अब देखो Cu2 पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बनाएगा कॉपर सॉलिड। तो देखो ये क्यूप्रिक आयन कैथोड की ओर मूव करेगा और वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा। इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका कितना है, +0.34 वोल्ट है। अब इसके साथ दूसरा कांस्टेंट में कौन भाग ले रहा है, H2O, ये भी रिडक्शन में भाग ले रहा है। इसको देखते हैं, देखो H2O, H2O भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये बना रहा है H2 + OH नेगेटिव। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से और यहाँ भी 2 से, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा -0.8274। तो देखो कैथोड पे ये भी रिएक्शन शो कर रहा है, कैथोड पे ये भी भाग ले रहा है। अब विनर, इन दोनों में से विनर फर्स्ट होगा कौन, तो आप बताइए कौन विनर फर्स्ट होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी। तो उसमें से देखिए कौन सी वैल्यू है, +0.34 और इसकी वैल्यू -0.8274। तो किसकी वैल्यू पॉजिटिव ज्यादा, कॉपर की। तो हमें कैथोड पर किसका प्रोडक्ट मिलेगा, कॉपर का। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, रिजल्ट यहाँ पे है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट कैथोड पे तो हमें पता चल गया, कैथोड पे मिला कॉपर सॉलिड। तो देखो विनर फर्स्ट कौन, दोनों में कॉम्पिटिशन हुआ, दोनों भाग ले रहे थे, लेकिन विनर फर्स्ट कौन हुआ, कॉपर। H2 यहाँ पे हार गए, तो कॉपर जीत गया, इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट बनेगा। अब देखते हैं एट एनोड, एनोड पे कौन भाग लेगा, एट एनोड, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैथोड पे तो विनर फर्स्ट हमने निकाल लिया। अब देखते हैं हम एनोड पे विनर फर्स्ट कौन है। तो एनोड पे देखो ये भी भाग ले रहा है, ये भी भाग ले रहा है, दोनों में से चॉइस करो कौन विनर फर्स्ट होगा। तो पहले सल्फेट आयन देखते हैं, SO4 पर 2 नेगेटिव, ये बनाता है यहाँ से SO2 पर 2 नेगेटिव, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है। बैलेंस करने के लिए H2O8 और यहाँ पे 4, यहाँ 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी। इन SO4 2 नेगेटिव, इसमें चेंज हो गया SO2O8 थायोसल्फेट आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने कर दिए डोनेट। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा E0, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर है इसका -2.014। यानी देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है। वाटर का देखते हैं, वाटर भी तो भाग ले रहा है, H2O, H2 क्या बनाता है, O2 प्लस H पॉजिटिव और प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो गए 4। E0 इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इतना है, इसका -1.23, यानी -1.23 वोल्ट अप्रोक्सीमेट में मैंने लिख दिया। अब देखो ये भी एनोड पे इसका भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसका भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, दोनों में विनर फर्स्ट होगा कौन, यानी किसका प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड पे बनेगा। तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ये, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ये, दोनों में सेलेक्ट करिए किसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है। देखो -2.01 और यहाँ कितने -1.23, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है। तो हमें एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिला। अब रिजल्ट आया हमारा एनोड, तो देखो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, O2 गैस, ये हुआ O2 गैस। तो ये कहानी ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किया है, जो हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, वहां इलेक्ट्रोड लगा है इनर्ट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, ये है विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, विद इनर्ट इलेक्ट्रोड
इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, जैसे प्लेटिनम और ग्रेफाइट, ये वाला होता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दें तो क्या होगा। अभी तक तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे, लेकिन अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दें तो प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। तो देखो, अगर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कैथोड की तरफ कोई चेंज नहीं आएगा, एनोड की तरफ, एनोड में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रेस में एक और सब्सटेंस जुड़ जाएगा, यानी एनोड के ऑक्सीडेशन रेस में एक सब्सटेंस और भाग लेने लगेगा। अब वो कौन सा भाग लेगा वो देखते हैं। देखो, ये तो सब पूरी कहानी हुई इनर्ट इलेक्ट्रोड पे। इसमें देखो इधर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी चेंज आएगा एनोड पे, कैथोड पे कोई चेंज नहीं आ रहा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगाने के बाद। कैथोड एनोड पे क्या चेंज आता है वो हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मान लो हम इसको हटा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो, इफ हम यूज करते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, इफ यूज करें रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है, Fe है ना, CuFeZn, और बहुत सारे जैसे मैग्नीशियम है, ये सब क्या है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब देखो, हम जो शेल बना रहे थे, ये शेल बना रहे थे, इसमें हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड ये लगा और एक इलेक्ट्रोड लगा दिया ये वाला। इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर दिया, इसमें भर दिया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और ये लगा दी रोड। ये कॉपर की रोड है, ये भी कॉपर है, और ये भी कॉपर की रोड है, कॉपर रोड, ठीक है। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, ठीक। तो इधर जो नेगेटिव है ये कैसा होगा, कैथोड, और ये कैसा होगा, एनोड, ठीक। इसको हटा देते हैं, ये वाला। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यानी ये कह सकते हैं हम इम्प्योर कॉपर। ये क्या है, इम्प्योर कॉपर। ये तो है नेगेटिव, यानी ये है कैथोड, और ये कैसी कॉपर है, प्योर कॉपर, प्योर Cu, और ये कैसी है, इम्प्योर Cu, और ये पॉजिटिव एनोड है, ठीक है। ये वाली शेल, इसको यहाँ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करा। तो देखो इसमें होगा क्या, अब इसमें है, अगर हमने जो ये सारा प्रोसेस किया है, अगर हमने जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा रखा था, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड उसी को कहते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा रहे थे, प्लेटिनम कोई भी रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा था। लेकिन अगर हमने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, अब इलेक्ट्रोड खुद भाग लेगा रिएक्शन के अंदर, यानी वो भी कहेगा मैं भी कंपटीशन के रेस में हूँ। कॉपर भी कंपटीशन के रेस में आ गया, वो भी विनर फर्स्ट बनना चाहता है। अब बनेगा या नहीं बनेगा डिपेंड करता है पॉजिटिव वैल्यू का। तो देखते हैं, देखो कौन सी पॉजिटिव वैल्यू बनी। तो इसमें देखो ये जो कॉपर है, ये कॉपर की रोड ये Cu2 पॉजिटिव बनेगी। क्या बना है यहाँ, Cu से Cu2 पॉजिटिव, यानी ये रोड Cu पॉजिटिव, कॉपर से Cu2 पॉजिटिव इसमें बना रही है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ये तो कैसी है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो क्या है, एनोड, ये तो है एनोड, और ये क्या है, कैथोड।
ये है कैथोड। अब ये क्यूप्रिक आयन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये कॉपर में कन्वर्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन और जुड़ गई। अब रिएक्शन जुड़े किधर, इधर एनोड की तरफ। देखो इधर ही करते हैं इस रिएक्शन को, ये हटा दो, ये वाला भी हटा दो। अब यहाँ एक रिएक्शन और भाग लेगी एनोड में, ये होगी, यानी Cu से बनेगा Cu2 पॉजिटिव और एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए लूज। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसका -0.34 वोल्ट। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी एनोड वाले रिएक्शन में एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा था वह ऑक्सीडेशन रेस में कॉपर भी आ गया। अभी तक तो कौन थे, सल्फेट आयन था और वाटर था, लेकिन अब हमने जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड उसमें लगा दिया तो खुद इलेक्ट्रोड भी रेस में आ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं, देखो कॉपर के इलेक्ट्रोड लगाए तो कॉपर भी रेस के अंदर है, कॉपर भी विनर फर्स्ट हो सकता है। अब वो होगा नहीं होगा उसको देखते हैं। देखो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू -0.34 वोल्ट, इसकी वैल्यू -2.01 और इसकी वैल्यू -1.23 वोल्ट। किसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, कॉपर की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे कॉपर की पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी इनमें से सब में से। यानी अब ऑक्सीडेशन रेस में कौन कौन आ गए, एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में रेस हुई। अब रेस में कौन कौन है वहां पर, Cu, सल्फेट आयन और H2O। अब है एनोड पर ऑक्सीडेशन रेस में 3 सब्सटेंस आ गए, खुद इलेक्ट्रोड आ गए और उसके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस क्या है, सल्फेट आयन और वाटर है। अब तीनों में से देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है कॉपर की, इसलिए खुद कॉपर क्या होगा, एनोड पे प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब यहाँ पे एनोड पे ध्यान रखना, प्रोडक्ट है ना, एनोड पे किसका बनेगा, एनोड पे बनेगा Cu का, यानी Cu2 पॉजिटिव बनेगा। तो देखो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दें, तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगाने पर एनोड पे हमें कॉपर Cu2 पॉजिटिव मिलेगा, Cu2 पॉजिटिव आयन। और अगर हम लगाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम या ग्रेफाइट लगाते हैं तो हमें एनोड पे मिलेगी ऑक्सीजन गैस। तो ध्यान रखना, इसको एक टेबल में समेट देते हैं और इसको टेबल में दिखाते हैं, इसको इजी कर देते हैं। देखिए टेबल में होगा क्या, यहाँ पे समझ में आ गया। ध्यान रखना, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रखा प्लैटिनम या ले रखा ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन अगर आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दिया तो रिएक्शन में इलेक्ट्रोड भी भाग लेगा और वो भी क्या होगा, वो भी विनर फर्स्ट हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, ये वाली जो कॉपर की प्लेट है, मान लो ये मोटी प्लेट है और ये पतली प्लेट बना दो, थोड़ी सी इसको पतली कर दो, ये है पतली प्लेट, ये वाली। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ से Cu कॉपर की रोड Cu2 पॉजिटिव बनाती रहेगी और Cu2 पॉजिटिव निकल के कहाँ जाते रहेंगे, इस पे आके डिपॉजिट होते रहेंगे। तो सारा प्योर कॉपर Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में कहाँ जमा हो जाएगा, इस पे इकट्ठा हो जाएगा। तो प्योर कॉपर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा और इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो कहाँ पे, एनोड के नीचे यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज इन्हें कहते हैं गैंग, क्या कहते हैं, गैंग, GANG, इन्हें कहते हैं गैंग, यानी इम्प्योरिटीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग। तो जितने भी इम्प्योरिटीज है एनोड के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे मड के रूप में, उसे कहते हैं एनोड मड या उसे गैंग कह दो, सारी इम्प्योरिटीज। और प्योर कॉपर यहाँ से निकल के आ जाएगा इस पे। तो ये प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, पूरा प्रोसेस को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है इसमें, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। यानी सारा ये इम्प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर की प्लेट है, ये इम्प्योर कॉपर की प्लेट, ये प्योर कॉपर की प्लेट, इसमें से
जो प्योर कॉपर है आयन ग्रुप में धीरे धीरे निकलेगा और स्पार्क के प्योर कॉपर हमें प्राप्त होगा। और जितनी भी इम्प्योरिटीज है यहाँ पर एनोड मड के रूप में नीचे इकट्ठी हो जाएगी और इसी के द्वारा यानी इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को क्या करना, ऑब्टेन करना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस कहलाता है। तो ये हुई इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस की। इसके देखो एक टेबल बना देते हैं और देखते हैं उसमें देखो क्या होता है उसमें। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। यहां लगाते हैं इलेक्ट्रोड, यहां लगाते हैं कैथोड और यहां पे है एनोड। अब हम देखते हैं देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अगर हम लगाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या लगाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है, जैसे प्लेटिनम है या ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। या हम एक बार लगाते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होगा, जैसे Cu है, Zn है, Fe है, ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो हम किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, ये है और ये बनता है। ठीक, तो अब देखो अगर हमने इलेक्ट्रोड में इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो हमें कैथोड पे क्या मिला था, इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाने पे बताइए, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का करा तो कैथोड पे हमें प्राप्त हुआ था Cu सॉलिड, ये वाला। और एनोड पे क्या मिला था हमें, O2 गैस, ये मिलेगी। जब होगा जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ध्यान रखना इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाने पर, यानी अगर हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और उसके सॉल्यूशन में हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दिए तो कैथोड पे कॉपर मिलेगा और एनोड पे मिलेगी हमें O2 गैस, कैथोड। लेकिन अगर हमने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसको चेंज कर गए, इसको लगा दिया इलेक्ट्रोड को, तो फिर कैथोड पे क्या मिलेगा हमें, कैथोड पे तो कॉपर सॉलिड ही मिलेगी, इसका हो जाएगा रिडक्शन ऑफ कॉपर, रिडक्शन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, इसका तो रिडक्शन होगा। यहां क्या प्राप्त होगा हमें, Cu2 पॉजिटिव। यहां हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ Cu, और Cu का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव। ये होगा यहाँ पर एक्वस और ये क्या होगा यहाँ सॉलिड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा यहाँ Cu। तो देखो ये कहानी है सर, इसको बंद कर दिया, ये कहानी। तो ध्यान रखना इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया हुआ तो कैथोड पे कॉपर सॉलिड, एनोड पे O2 गैस। और अगर आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लगाया है तो कैथोड पे कॉपर सॉलिड, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव बनेगा Cu में। और ऑक्सीडेशन अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो Cu पॉजिटिव, Cu किसका, Cu का ऑक्सीडेशन होगा Cu2 पॉजिटिव में। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड से प्रोडक्ट में चेंज आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमने सीखी इससे, ठीक है। तो यानी रिजल्ट एक निकल के आया, फाइनल रिजल्ट ये है कि जब एक्वस हो, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पे वाटर भी सॉल्ट के आयनों के साथ में कॉम्बिनेशन में भाग लेता है। अब है ना उसमें विनर कौन होगा, यानी इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट उसी का बनेगा जिसकी पोटेंशियल वैल्यू, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिसकी पोटेंशियल वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, यानी ऑक्सीडेशन वैल्यू जिसकी ज्यादा पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रोड पर उसी का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ये सारी कहानी खत्म हुई। इसके बाद हमारा आता है फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडे लॉ इसको कॉपी करो, फिर फैराडे लॉ पर डिस्कस करते हैं।
तो देखिए फैराडे लॉ पे डिस्कस करते हैं। अब देखो फैराडे लॉ है क्या? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इसमें है क्या, ये कंटेनर लिया एक हमने, इसमें क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए इसमें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसमें क्या है इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव क्या है एनोड, और ये क्या है कैथोड, ये वाला है। यानी देखो फैराडे ने अपना लॉ दिया, बहुत सिंपल है। फैराडे ने ये लॉ दिया कि जो इलेक्ट्रोलिटिक शेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट के अमाउंट क्या होगी, बस इसकी फैराडे ने अपना लॉ दिया। तो फैराडे ने अपने दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ, तो देखो ये यानी इसमें क्या है, इसमें तो मान लीजिए एनायन है और इसमें कैटायन है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो क्या है अपोजिट इलेक्ट्रोड वाले चार्ज की ओर मूव करते हैं। ये वाला एनायन तो किस कौन से इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा कैटायन, और ये वाला किसकी ओर जाएगा इसकी ओर मूव करेगा। यानी इन इलेक्ट्रोड पे जाकर अपने चार्ज को क्या करते हैं समाप्त कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, अपने चार्ज को फिनिश करेंगे और ये प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट होगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, वो फैराडे बताते हैं अपने फर्स्ट लॉ में। तो उन्होंने बताया कि आप इसमें जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास करोगे, यानी इनमें जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास करोगे, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप जितने इसमें पास करोगे प्रोडक्ट पे उतनी ही अमाउंट उसकी प्रोपोर्शनल होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें जितना चार्ज पास करें प्रोडक्ट की मात्रा उसके समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी। अब मान लीजिए प्रोडक्ट की जो मात्रा, यानी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जितने इलेक्ट्रिक चार्ज आप पास करोगे प्रोडक्ट की जो अमाउंट होगी उसकी प्रोपोर्शनल होगी। अब मैंने मान लिया प्रोडक्ट की जो मात्रा है इसमें जो डिपॉजिट हुई है इलेक्ट्रोड पे वो मान ली मैंने m, और इसमें चार्ज पास किया मैंने q। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा m प्रोपोर्शनल q। m क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट के अमाउंट, ये क्या है चार्ज ऑफ अमाउंट। यानी प्रोडक्ट की उतनी ही मात्रा इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगी जितना आप उसमें चार्ज पास करोगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अब जेड क्या है यहाँ पर, जेड एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। अब हमें पता है क्यू बराबर, यानी वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू होता आई इंटू टी। तो क्यू की जगह रख दो तो m बराबर क्या आ जाएगा जेड इंटू आई इंटू टी आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। यही फैराडेज का फर्स्ट लॉ है, ये है फैराडेज का फर्स्ट लॉ। तो अब देखिए m क्या है यहाँ पर, m है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ये वाला, और t क्या है यहाँ पर टाइम, और z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
आई क्या है एम्पियर करंट, ये है करंट किसमें एम्पियर, ये वाला, ठीक है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये सॉल्व हो गया है। अगर मान लीजिए मैं आई एम्पियर यानी 1 एम्पियर 1 सेकंड तक इसमें फ्लो करूं, यानी t बराबर 1 सेकंड रख दूं, i बराबर 1 रख दूं, तो इफ यहां लिखते हैं इफ i इज इक्वल टू 1 एम्पियर और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो अगर मैं 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित करूं तो क्या हो जाएगा m बराबर z, तो क्या हो जाएगा m बराबर z आ जाएगा। और ये z होता है E बराबर होता है F अपॉन z, E बराबर क्या होता है z अपॉन f, E बराबर क्या होता है E बराबर होता है z अपॉन f, ये E z बराबर ये क्या हो जाएगा E बराबर होता है z अपॉन f, या इसको लिख सकता हूं मैं z बराबर क्या हो जाएगा z बराबर EF, ठीक है, f बराबर ये अपॉन z, यानी ये होता है E बराबर z अपॉन f, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यानी मेन चीज ये है, अब मैं यहाँ कह सकता हूँ m क्या है प्रोडक्ट के इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट मात्रा और z क्या है यहाँ पर विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट पे इस पे जितनी भी मात्रा डिपॉजिट होगी वो क्या होगी उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगी, ठीक है। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ हुआ, ठीक। अब बात करते हैं देखो सेकंड की, E बराबर एफ जेड, यानी ये m बराबर z है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m समानुपाती z, मैं इसको क्या लिख सकते हैं m बराबर z, या इसको m समानुपाती E भी लिख सकते हैं। E समानुपाती क्या होता है z, या E बराबर क्या लिख सकते हैं f इंटू z, f इंटू z, या z बराबर क्या आ जाएगा z बराबर E अपॉन f, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब z देखो यानी E समानुपाती होता है z, ठीक है। अब मैंने क्या करा E बराबर f इंटू जेड, f क्या है फैराडे कांस्टेंट, z क्या है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट इक्विवेलेंट, z है यहाँ पर इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और f क्या है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और ये क्या है कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ये वाला। अब देखो 1 फैराडे में कितना होता है, एक 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम, ये बराबर, यानी 1 फैराडे क्या है 96500 कूलम, और E बराबर होता है E बराबर है मोलर मास, E बराबर है मोलर मास अपॉन में x, x क्या है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट में एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं, वही क्या है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी, x क्या है यहाँ पर एसिडिटी या बेसिसिटी, H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन संख्या। तो देखो z बराबर ये कौन है, E 1 फैराडे में क्या होता है 96500 कूलम होता है, यानी हम ये कह सकते हैं 1 फैराडे, यानी 1 फैराडे मींस है चार्ज, चार्ज है ऑन 1 मोल, चार्ज है ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसके इक्वल होता है बराबर 96500 कूलम की, ठीक है। ये कहानी है, ये सारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ हुआ, ठीक है। तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट पे यानी इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट की उतनी ही मात्रा जमा होगी जितना उसमें आप चार्ज पास करोगे, m समानुपाती q, ठीक है। इसको फिर प्रूव करा, प्रूव होने के बाद ये वाला है m बराबर z i इंटू टी, ठीक। अब आता है फैराडे का सेकंड लॉ, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हुआ, इसको कॉपी करें और बताते हैं फिर सेकंड लॉ, ठीक है। कॉपी करिए इसको, अब देखो इसके बाद बात करते हैं फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, चलिए उसको जल्दी से बात करते हैं।
फैराडे का सेकंड लॉ। देखिए सेकंड लॉ है क्या, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। देखिए सेकंड लॉ है कि मान लीजिए मैंने दो ये लिए डिफरेंट, मैंने क्या करा डिफरेंट इलेक्ट्रोड लिए और डिफरेंट इलेक्ट्रोड को इसमें भर दिया, इसमें भर दिए है ना, कितने भी इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। अब इसमें देखो मैंने क्या करा, इनको सीरीज में लगा दिया, इसको यहां सीरीज में लगा दिया और इसको यहां जोड़ दिया, ये वाला, ठीक है। इसको यहां से ये मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है। यानी इनको मैंने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड को एक सीरीज में जोड़ दिया और सीरीज में जोड़ने के बाद मान लो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया मैंने ए, इसमें भर दिया मैंने बी, तो इसमें क्या भरा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी क्या है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इसमें मैंने चार्ज पास करा यहां से, क्यू चार्ज पास किया ये वाला। अब यानी मैंने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड को एक सीरीज में जोड़ करके इसमें सेम चार्ज पास किया, तो सेकंड लॉ ये है जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड के अंदर सेम चार्ज पास करते हैं तो उन पे जो प्रोडक्ट की मात्रा डिपॉजिट होगी वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको मान लिया इसकी प्रोडक्ट की मात्रा है m1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी इसकी E1 की, इसमें क्या हो जाएगी m2 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी E2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E1 अपॉन में आ जाएगा E2। m1 हमें पता है m बराबर क्या होता है ZIT, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m1 की जगह क्या लिख सकता हूँ Z यानी Z1 I इंटू टी और ये हो जाएगा Z2 Z1 I इंटू टी, ये बराबर हो जाएगा E1 अपॉन E2, IT से IT कैंसिल, Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2, ये इसका सेकंड लॉ, ठीक है। बस थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू।